नमस्कार। मैं मुकेश्वर उपस्थित हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक पुर्तगालियों का भारत आगमन, द अराइविंग ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। वैसे हमने इसको कई बार पढ़ा है, भौगोलिक खोज में भी पढ़ा। इसके पूर्व ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन में भी पढ़ा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये स्पेशल पुर्तगालियों का भारत आगमन पर आधारित है। तो हम ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत वास्को डिगम्मा से होती है, क्योंकि वास्को डिगम्मा वह पहला नाविक है और पहला यूरोपियन है जो समुद्री मार्ग से भारत आता है। साथ ही यह व्यापार के एक नए आयाम को प्रारंभ करता है। वैसे भारत तक पहुंचना वास्को डिगम्मा के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पूर्व कोलंबस ने भी प्रयास किया और रास्ता भटक करके अमेरिका चला गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई थी और 1498 ईस्वी में वास्को डिगम्मा भारत पहुंचता है। वास्को डिगम्मा एक साहसिक नाविक है पुर्तगाल का, और 4 जहाज के साथ पुर्तगाल के राजकुमार द्वारा 8 जुलाई 1497 8 जुलाई 1497 को भारत की यात्रा के लिए वहां से रवाना किया जाता है। इस यात्रा में 4 साहसिक जहाज होते हैं, जिसपे समस्त सुविधाएं होती है, जिसको लाइफ सपोर्टिव बोट भी बोलते हैं, जिसमें एक इसका खुद का भाई और एक इसमें जहाज शामिल होता है जिसको कैरावल जहाज कहा जाता है। और इस कैरावल जहाज के कैप्टन खुद वास्को डिगम्मा थे। 8 जुलाई 1497 को उनकी यात्रा प्रारंभ होती है और काफी संघर्षों, कई युद्ध भी करने पड़ते हैं छोटे मोटे तटों पे, क्योंकि इनका विरोध होता है। इनका सामना अरबियन से भी होता है और सभी समस्याओं संघर्षों पर अपनी जीत हासिल करते हुए 20 मई 1498 को 20 मई 1498 अर्थात लगभग इनकी यात्रा 10 महीने की होती है और 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचते हैं, जहां इनका स्वागत वहां का स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा होता है। जमोरिन भी बड़ा प्रसन्न होता है कि एक लंबे अरसे बाद कोई यूरोपीय व्यापार के लिए फिर से भारत आया है, इसलिए इसका स्वागत होता है और इनको यह सहमति भी दे दी जाती है, इनको परमिशन दे दिया जाता है व्यापार करने का। और पहली बार जब यह यहां से सामग्री लेकर के जाते हैं तो सामग्री पर यानी कुल व्यापार में लगभग 60 गुना मुनाफा होता है। और यह जो 60 गुना मुनाफा है, यह और यूरोपीय देशों को, अन्य नाविकों को प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। और इस्तादो द इंडिया
इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना होती है, जो पुर्तगाल के लिए उपयोग होता है। तो और इस कंपनी की जो स्थापना होती है इस्तादो द इंडिया, यह 1505 ईस्वी में होती है और यहां से व्यापार शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले 1453 में, फिर से हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो वहां के जो पोप होते हैं 1453 कुस्तुनतुनिया के पतन होता है, तो ये पतन होने के साथ ही वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिस महास्थलीय मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पश्चिमी देशों का व्यापार होता है। तो उस समय वहां के जो पॉप होते हैं, हेड ऑफ चर्च, पादरी, तो वहां के जो पॉप होते हैं, पोप एलेक्जेंडर षष्ठम 6, वह आज्ञा पत्र दे देते हैं कि आप समुद्री मार्ग से आप भारत या एशिया की खोज कर सकते हैं ताकि हम लोग का व्यापार कंटिन्यू चल सके। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में 2 जहाजी बेड़ा भारत आता है। यानी कैब्राल जो है वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा नाविक है। और जब वो आता है तो पहली फैक्ट्री स्थापित होता है और उस फैक्ट्री का नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और 1502 में, क्योंकि वास्को डिगामा 98 में आया है, फिर वह वापस जाता है और 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है। और जब दोबारा आता है तो इसके साथ ही निरंतर, यानी भारत से यूरोप का व्यापार निरंतर चलने लगता है। यानी पुर्तगालियों का जो व्यवसाय है वह निरंतर प्रारंभ हो जाता है। पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की है, क्योंकि कालीकट में पहुंचे थे, कालीकट में ही उनका स्वागत हुआ था, तो कालीकट में ही पहली फैक्ट्री ये प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह फैक्ट्री पूर्ण नहीं हो पाती है और जमोरिन, वही स्थानीय शासक जिसने इनको अनुमति प्रदान किया था व्यापार करने का, और इन्होंने ही 1503 ईस्वी में इसको बंद करवा दिया, क्योंकि यह फैक्ट्री जमोरिन के लिए खतरा साबित हो रहा था। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और गरम मसालों के एक अधिकार के लिए इन्होंने पहली व्यापारी कोठी स्थापित की। और वह जो व्यापारी कोठी थी, एक तरह से समझिए सामग्रियों को खरीद करके वहां इकट्ठे किए जाते थे। और जब कालीकट की फैक्ट्री बंद करवा दी गई तो 1505 ईस्वी में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री प्रारंभ हुई। और यहां से इनके व्यवसाय चलने लगे।
और इन व्यवसाय को देखने के लिए, इन कंपनियों को ठीक से चलाने के लिए, ताकि व्यापार सुचारू ढंग से चले, क्योंकि व्यापार में काफी संघर्ष थे। बार बार समुद्री लुटेरा जो थे सामग्रियों को लूट लिया करते थे, तो लुटेरा से बचना। इसके अलावा उसमें अरबों का बार बार दखल अंदाजी, क्योंकि भारत के साथ अरबों का व्यापार पहले से होता था, समुद्री मार्ग से ही होता था। तो ये पुर्तगाली कंपनी को संचालित करने के लिए वायसराय की नियुक्ति प्रारंभ हुई। तो पुर्तगाल से ऐसे बहुत सारे वायसराय हुए, लेकिन मुख्यतः हम 3 वायसराय को देखेंगे, क्योंकि जिनके कार्य ऐतिहासिक हो, चर्चा भी उन्हीं की होती है। तो सबसे पहले जो वायसराय आए थे 1505 में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह 1505 में आता है और 1509 तक वायसराय रहता है। इसकी उपलब्धि क्या है? तो यह मजबूत समुद्री नीति बनाता है, ताकि समुद्री मार्गों में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, जिसके लिए वह पॉलिसी जो लाता है उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इसको शांत जल की नीति भी कहते हैं, शांत जल की नीति, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या था? तो ये हिंद महासागर में समझे तो एक तरह से समुद्री मार्ग पर एकाधिकार एवं सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया पॉलिसी था। तो अल्मीडा की एक बड़ी उपलब्धि ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा जो आएंगे वायसराय अल्मीडा के बाद में, वह अल्बुकर्क आएंगे, अर्थात अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 9 में अल्मीडा के जाने के बाद में आता है और लगभग 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। जनरली इनको हम अल्बुकर्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यह जब भारत में आता है, तो इसके द्वारा जो प्रचारित किया गया, चलाया गया वाटर पॉलिसी होता है, इसको यह बंद कर देता है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर देता है। और क्या? बीजापुर के शासक, अहमद शाह अब्दाली के साथ इसकी लड़ाई होती है और लड़ाई में जीत जाता है और अहमद शाह अब्दाली से गोवा छीन लेता है। गोवा छीना, दूसरा सबसे बड़ा कार्य, इसने गोवा छीन लिया। इसके साथ ही यानी अपनी मजबूती का यह प्रदर्शन करता है। अब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रारंभ होता है, इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। दूसरी चीज, एक मैरिज पॉलिसी लाता है, जिसमें यह जोर देता है
भारतीय महिलाओं से विवाह, अर्थात यह पुर्तगालियों को इस बात पर जोर देता है कि जो भी पुर्तगाली हैं यहां ही भारतीय महिला से विवाह करें। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक अपने आप को मजबूत करना, और जो उनके वंशज होंगे यानी इनको एक शक्ति प्रदान करेंगे, मैन पावर प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य से यहां के भारतीयों नारी से वैवाहिक संबंध बनाने का जोर दिया। इसकी विश्वसनीयता और प्रसिद्धि को देखते हुए विजयनगर साम्राज्य के शासक, सबको पता है विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे, तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने ऑफर किया कि आइए हमारे राज्य में आप फैक्ट्री स्थापित कीजिए। तो इनके अनुशंसा से भटकल में पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है, यानी कंपनी खोलने की इजाजत प्रदान की जाती है। तो अल्मीडा, अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क के बाद में नीनो डी कुन्हा यानी तीसरे वायसराय आएंगे, यानी मजबूत वायसराय। और ये दोनों के कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। तीसरे हैं निन्हो द कुन्हा। तो नीनो द कुन्हा ये तीसरे हैं, और ये दोनों की जो पॉलिसी है उसको और आगे ले जाएगा 1529 से लेकर के 38 तक। और ये जो वाटर पॉलिसी है या जो अल्बुकर्क की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के साथ यह छेड़छाड़ नहीं करता है, जबकि अपनी एक अलग नीति बनाता है। और आते ही 1530 ईस्वी में जो पुर्तगाल की राजधानी कोचीन रहती है, यह गोवा में राजधानी बनाता है। गोवा को राजधानी बनाता है, अर्थात कोचीन को छोड़ करके गोवा राजधानी बनाता है। हुगली में ये अपनी बस्तियां स्थापित करता है। हुगली में बस्तियों की स्थापना करता है, अर्थात यह साम्राज्य विस्तार की नीति पर कार्य कर रहा है। ये कुन्हा गुजरात के एक शासक बहादुर शाह से मिलता है। गुजरात शासक बहादुर शाह जहाज पे मिलता है, और मिलने के क्रम में बहादुर शाह की हत्या कर देता है जहाज पर ही। यानी एक तरह से ये अपनी क्रूरता का परिचय देता है और कॉटेज पद्धति लागू करता है। कॉटेज सिस्टम ये क्या है, तो एक तरह का ये स्टाम्प था। स्टाम्प किस लिए, तो हिंद महासागर में इसका एकाधिकार था। वह एकाधिकार ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही हो चुका था। अब इसने एक कॉटेज सिस्टम लागू किया, यानी एक तरह का स्टाम्प था। अगर किसी देश ने यानी किसी को उस हिंद महासागर के रास्ते से अगर व्यापार करना है
कॉटेज खरीदना अनिवार्य हो गया, अर्थात एक निर्धारित शुल्क जो था वह देना पड़ता था। और इस कॉटेज पद्धति को महान मुगल सम्राट अकबर ने स्वीकार किया। अकबर के स्वीकार करने का मतलब है अन्य जो छोटे मोटे शासक होंगे वह निश्चित ही स्वीकार करेंगे। तो पुर्तगाली अगर यहां आए, कुछ ले करके गए तो कुछ हमें दे करके भी गए। क्या दे करके गए? तो हमारे यहां तंबाकू की खेती नहीं थी, वे आए तो वहां से तंबाकू लाए, और यह तंबाकू संयोग से अकबर के काल में ही आया था। तंबाकू लाया, भारत में आलू नहीं था, आलू आया। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आज भारत के समस्त नागरिक इसका बिना भोजन संभव नहीं। तो आलू आया, इसके अलावा टमाटर। तो तीन चीजें मूल रूप से खेती के लिए आए। साथ ही जहाज रानी निर्माण, यानी जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारे चीज लेके आए। लेकिन 1632 ईस्वी में जो हुगली में इनकी बस्तियां थी, मुगल बादशाह शाहजहां ने खाली करा दिया, यानी भगा दिया। क्योंकि पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लूटपाट पे ज्यादा ये ध्यान फोकस करते थे। और 1661 ईस्वी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, यानी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। अर्थात पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, ताकि इनके जो रिश्ते हैं वो मधुर हो सके। और इस विवाह में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रांत दहेज में मिला था। उस समय का बंबई प्रांत ये दहेज में मिला, और इसने इस बंबई प्रांत को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, कहिए वार्षिक किराए पर, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और इसके बाद डचों का आगमन होगा, ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश मजबूत होगा, और यहां से इनका लगभग पतन शुरू होगा, या एक छोटे से क्षेत्र में यह सिमट करके रह जाएंगे। सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाएगा पुर्तगाली, क्योंकि यह साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग देता है और गोवा कुछ क्षेत्रों में यह सिमट करके रह जाता है और अंग्रेजों के साथ दखलंदाजी बंद करता है। इसका क्या नतीजा है कि इसका पूर्ण पतन तो नहीं होता है, लेकिन एक सीमित क्षेत्रों में यह रह जाता है। तो आज पुर्तगालियों के भारत आगमन में इतना ही। अगले जो भाग होगा वह होगा डचों का भारत आगमन, तो बाकी हम उसमें देखेंगे।